एकांश ने यष्टि को अपने रूम में लाकर डोर को क्लोज किया। उसने यष्टि के हाथ को पकड़कर उससे गुस्से में कहा, मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि हमने शादी क्यों की है? क्योंकि मेरे लिए तुम श्रेया की नैनी से ज्यादा कुछ नहीं हो। बेटर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान भटकने लगा है। कहते हुए एकांश ने उसका हाथ झटका और वहां से वॉशरूम में चला गया। यष्टि की आंखें नम हो चुकी थी। एकांश की कही हुई एक एक बात यष्टि को दुख पहुंचा रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए मन में यही सोच रही थी, एकांश कितने सेल्फिश, घमंडी और खड़ूस इंसान है। इन्हें मेरी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इतना ही घबरा गई थी श्रेया को ऐसे देखकर, लेकिन मेरी फीलिंग से क्या किससे फर्क पड़ता है? सोचते हुए यष्टि वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी और वहां से वो सीधे श्रेया के रूम में चली गई। श्रेया इस समय सो चुकी थी, लेकिन यष्टि श्रेया के पास में पड़े हुए सोफे पर लेट गई। उसकी आंखें अभी भी नम थी। एक पल के लिए उसे सिया का ध्यान आया कि वो उससे बात करे, लेकिन अगर उसे पता चला कि एकांश ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया है तो वो जरूर यहाँ आकर एकांश पर बरस पड़ेगी। उसने तो पहले ही मना किया था कि वो एकांश से शादी ना करे। फिर यष्टि ने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। इधर एकांश को दुख हुआ कि उसने यष्टि को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन अब वो सॉरी बोले भी तो कैसे? एकांश वहां से बाहर आया। श्रेया के रूम के पास उसने रूम का डोर खोला तो यष्टि को सोफे पर लेटा हुआ देखा। यष्टि का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि एकांश की बातों से उसे बहुत दुख पहुंचा है। एकांश वहां से अंदर नहीं गया। लंच का टाइम हो गया था। सुनीता जी ने यष्टि को ढूंढा तो वो श्रेया के रूम में उसके साथ ही थी। सुनीता जी ने यष्टि से पूछा, बेटा नीचे आकर तुम खाना खा लो। लेकिन यष्टि ने खाने के लिए मना कर दिया। सिर्फ श्रेया का खाना उसने रूम में मंगवा लिया। सुनीता जी समझ गई थी कि जरूर दोनों के बीच कुछ अनबन हुई है और इस समय कुछ भी बात करना सही नहीं है। सुनीता जी नीचे आई और श्रेया के लिए प्लेट में खाना लगाकर उसके रूम में देकर आ गई। एकांश ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। सुनीता जी जब लौट कर आई तो एकांश ने उनसे पूछा, यष्टि खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आई? सुनीता जी ने एकांश से पूछा, तुमने उसे क्या कहा है? बहुत उदास है, खाना खाने से भी मना कर रही है। एकांश ने बेपरवाही से जवाब दिया, एक तो लापरवाही की, ऊपर से गुस्सा भी उसी को होना है। इस पर सुनीता जी ने एकांश पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो चोट लगती है और इसमें यष्टि की कोई गलती नहीं थी। मैंने खुद देखा था, बल्कि उसने बहुत समझदारी से श्रेया को हैंडल किया। तुम्हें पता भी है कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से उसकी माँ की तरह बात कर रही थी और तूने उसका दिल दुखाया। बेटा मैं कभी कुछ नहीं बोलती तेरे किसी डिसीजन पर, लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया। बोलते हुए सुनीता जी वहां से किचन में चली गई। एकांश को अब गिल्ट फील हो रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यष्टि ने श्रेया को कितने प्यार से हैंडल किया था। शाम हो गई थी, लेकिन यष्टि अभी भी रूम से बाहर नहीं आई थी। डिनर का भी टाइम हो गया था, लेकिन यष्टि अभी भी रूम में ही थी। सुनीता जी ने इस बार भी सिर्फ श्रेया का डिनर उसके रूम में पहुंचा दिया। एकांश को अब बेचैनी होने लगी थी कि जिस तरह से उसने यष्टि को डांटा था वो उससे कैसे बात करे। एकांश डिनर करके अपने रूम में वापस आ गया। एकांश ने सोचा कि यष्टि जब रूम में आएगी सोने के लिए तब वो उससे बात करेगा। एकांश रूम में जाकर चेंज करके अपने बेड पर लेट गया। रात के 11 बज गए थे, लेकिन एकांश का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यष्टि श्रेया के रूम से बाहर ही नहीं आई।
वो वहीं श्रेया के रूम में सो गई। एकांश को भी इंतजार करते करते नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि यष्टि रूम में आई ही नहीं थी। इसका मतलब कि वो श्रेया के रूम में ही सो रही थी। अब एकांश अपना पेशेंस खोकर वहां से सीधे यष्टि को लेने श्रेया के रूम में गया। एकांश ने सुनीता जी को आवाज लगाई श्रेया का ध्यान रखने के लिए। सुनीता जी दौड़कर श्रेया के रूम के पास आई तो एकांश ने डोर खोला। श्रेया अभी भी सो रही थी और यष्टि पास में रखे हुए सोफे पर सोई हुई थी। सुनीता जी जाकर श्रेया के पास बैठी तो एकांश ने जाकर यष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। यष्टि अभी भी नींद में ही थी, लेकिन ऐसी कैसी नींद थी जो वो एकांश के उसे अपनी गोद में उठाने से भी नहीं खुली थी। एकांश यष्टि को लेकर रूम में आया और उसे बेड पर लेटाया, लेकिन यष्टि को देखकर उसे एहसास हो गया था कि वो शायद बीमार है। एकांश अभी इस बात से अनजान था कि यष्टि को शुगर ड्रॉप होने की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत थी। कल दिन भर से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी थी। एकांश ने उसके हाथ को छू कर देखा तो वो एकदम ठंडा था। अब एकांश को जब दाल में कुछ काला लगा तो उसने फौरन उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन यष्टि होश में नहीं थी। एकांश को लगा कि उसने देर कर दी यष्टि के पास जाने में। एकांश ने फौरन हड़बड़ी में अपना फोन उठाकर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कुछ टाइम में आ गया। उसने जब यष्टि को चेक किया तो उसने एकांश से कहा, इनका शुगर लेवल ड्रॉप हो गया है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर काफी डाउन है और ये इस टाइम बेहोश है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एकांश ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे सलाह दी, इनको इमिडिएटली कुछ स्वीट खिलाना है। इसके अलावा मैं 3 टाइम की मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, याद से इनको इनकी मेडिसिन देनी है। इनके खाने का भी ध्यान रखिएगा। बोलते हुए डॉक्टर ने एकांश को मेडिसिन दी। यष्टि बेहोश थी तो उसे कुछ भी खिलाया कैसे जा सकता था। एकांश नीचे किचन में आया और एक सर्वेंट से शुगर सिरप बनाने के लिए कहा। उसने शुगर सिरप बनाकर एकांश के हाथ में दिया तो एकांश बिना देरी किए वापस रूम में आया। यष्टि को वो ये कैसे पिलाएगा, वो यही सोच रहा था जब उसने यष्टि के करीब आकर उस बोल को साइड टेबल पर रखा और यष्टि को अपनी बाहों का सहारा देकर उठा दिया। यष्टि अभी भी बेहोश थी। उसका शरीर एकदम लूज पड़ चुका था। एकांश ने जैसे तैसे उसे संभाला और उसके सर को सहारा देकर अपने दूसरे हाथ में स्पून लेकर शुगर सिरप उसे पिलाया। इसके बाद उसने यष्टि को वापस बेड पर लिटाकर उसके चेहरे को अपने रुमाल से साफ किया। उसका चेहरा काफी डल लग रहा था। एकांश को यष्टि को ऐसे देखने की आदत नहीं थी। वो हमेशा चहकती और एकांश से लड़ती हुई ही अच्छी लगती थी। एकांश ने यष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा, आई एम रियली सॉरी यष्टि, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम्हारे ऊपर मेरे कहने का इतना गहरा असर होगा कि तुम अपना ये हाल कर लोगी। एकांश ने अपने ऑफिस में अनुज को फोन किया और उसे आज की मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा। यष्टि को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यष्टि की ये हालत उसी की वजह से हुई थी। एकांश वहीं यष्टि के पास में बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद यष्टि ने अपनी आंखें खोली तो उसके पास में एकांश बैठा था। उसे देखकर यष्टि को बहुत हैरानी हुई। उसने धीमी आवाज में एकांश से कहा, आप क्या क्या कर रहे हो? एकांश के कानों में जैसे ही यष्टि की आवाज पड़ी तो उसे राहत मिली और उसने यष्टि को जवाब दिया, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, तुम्हें तो अपनी कोई परवाह है नहीं। एकांश ने गुस्से
और फिक्रमंद होते हुए कहा। तो यष्टि ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, आपको नैनी का इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आपको दूसरी मिल जाएगी। एकांश ने यष्टि को गुस्सा करते हुए कहा, तुम अपनी एनर्जी अभी लड़ने में मत वेस्ट करो। वैसे भी इस टाइम तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन है। बाद में लड़ लेना मुझसे। कहते हुए एकांश ने सुनीता जी को फोन किया और यष्टि के लिए खाना लाने के लिए कहा। यष्टि ने टेंस होते हुए कहा, मुझे पहले श्रेया से मिलना है। वो कहाँ है? उसकी ड्रेसिंग भी करनी है, डॉक्टर ने कहा था। बोलकर वो उठने लगी तो उसका सर चकरा गया। तो एकांश ने उसे कंधों से पकड़कर वापस बेड पर लेटा दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश ने यष्टि से कहा, तुम पहले अपनी फिक्र करो। श्रेया की ड्रेसिंग करने के लिए मैंने हॉस्पिटल से एक नर्स को बुला लिया है और सुनीता जी उसका ध्यान रख रही हैं। तुम बस अपनी फिक्र करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगाया है, प्लीज उसे खा लो। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। हाँ, प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करो। मुझे झूठी परवाह दिखाकर सपने मत दिखाओ। मुझे पता है कि आपको मेरी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यष्टि ने एकांश के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहा। एकांश को यष्टि की बेरुखी का रीजन पता था, इसलिए उसने उस पर गुस्सा नहीं किया। इस समय जिस हालत में वो थी, सिर्फ उसकी देखभाल करना चाहता था। सुनीता जी यष्टि का ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आई। यष्टि का चेहरा उतर गया था इस बीमारी से। सुनीता जी ने ब्रेकफास्ट को लाकर एकांश को दिया। एकांश ने सुनीता जी से कहा, मैं इसको ब्रेकफास्ट करा दूंगा, आप जाइए। यष्टि ने सुनीता जी से परेशान होते हुए पूछा, श्रेया क्या कर रही है, कैसी है वो? सुनीता जी ने जब यष्टि के चेहरे पर श्रेया के लिए फिक्र देखी तो उन्होंने यष्टि से कहा, बेटा, श्रेया एकदम ठीक है, तुम बस अपनी फिक्र करो। वो नीचे खेल रही है। सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा ध्यान रखना यष्टि का, और अब तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। सुबह से तुमने अभी तक कॉफी भी नहीं पी है। मैं इसमें साथ में तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी लेकर आई हूँ। बोलते हुए सुनीता जी जाने लगी। यष्टि ने उनसे एक और सवाल पूछा, अब श्रेया ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? सुनीता जी ने उसे जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने उसे तुम्हारी ट्रिक से खाना खिलाया है। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं उसे तुमसे मिलवाने लाऊंगी। कहते हुए सुनीता जी वहां से बाहर चली गई। एकांश ने ब्रेकफास्ट को साइड टेबल पर रखा और यष्टि को सहारा देकर उठाना चाहा। तब यष्टि ने उसके हाथों को रोकते हुए कहा, मैं खुद उठ सकती हूँ। मेरे साथ ये सब पहली बार नहीं हुआ है। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। बोलकर यष्टि बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीकनेस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसका ब्लड प्रेशर अभी भी काफी डाउन था। इतना होश भी उसे एकांश के शुगर सिरप पिलाने की वजह से आया था। यष्टि ने बेड के सिरहाने का सहारा लिया और बैठने की कोशिश की। जब एकांश ने एकदम से अपने हाथों से यष्टि को कमर से थाम लिया ताकि वो कोशिश करते करते और थक ना जाए। यष्टि को जब एकांश के हाथों का टच महसूस हुआ और अपनी कमर पर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, यष्टि ने एकांश के कंधे पर अपना हाथ रखा और सीधे बैठ गई। अब एकांश ने उसे दोनों तरफ से कमर से पकड़कर बेड के सहारे बिठा दिया। उसने ब्रेकफास्ट की ट्रे उठाकर यष्टि के पास रखी ताकि वो ब्रेकफास्ट कर ले, लेकिन जूस का ग्लास पकड़ते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। एकांश ने इससे पहले कि उसके हाथ से जूस का ग्लास छूटकर गिर जाए, उसके हाथ को अपने हाथ से थाम लिया।
यष्टि काफी ज्यादा हैरान थी एकांश को अपनी इतनी परवाह करते देखकर। उसकी बात सही थी कि उसे इस सब की आदत नहीं थी कि कोई उसकी इतनी फिक्र करे। लेकिन एकांश उसकी परवाह करने लगा था, जो उसके चेहरे से पता चल रहा था। एक रात पहले भी उसने यष्टि का ध्यान रखा था, जब वो नशे की हालत में थी। एकांश ने यष्टि को जूस पिलाया। उसके बाद उसने अपने हाथ से ही यष्टि को खाना खिलाया। यष्टि आंखें बड़ी बड़ी करके एकांश के चेहरे को हैरानी से देख रही थी। उसने एकांश से कहा, आपने भी कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप भी बीमार होकर मेरे बगल में लेट जाओ। एकांश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी इम्यूनिटी तुमसे स्ट्रांग है, मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान जो देता हूँ। यष्टि ने मन में एकांश के हाथों के मजबूत मसल्स को निहारते हुए कहा, वो तो दिख रहा है। एकांश ने उससे पूछा, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, क्या आपने कुछ सुना? यष्टि ने घबराते हुए पूछा। एकांश ने यष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, तुम साफ साफ बोलोगी तो सुनाई देगा ना, पता नहीं मुंह के अंदर क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो। एकांश ने यष्टि से कहा, तो यष्टि ने आके कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एकांश की बॉडी की तारीफ करके उसके आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। एकांश ने अपने ब्रेकफास्ट को सामने सोफे की टेबल पर रखकर खाना स्टार्ट किया। कॉफी पीकर अब उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। यष्टि वहीं बेड से बैठकर एकांश को निहार रही थी। एक तरफ वो एकांश जो उसकी इतनी फिक्र कर रहा था, और दूसरी तरफ वो एकांश जिसने उसे कल इस तरह की कड़वी बातें सुनाई थी, जिससे उसका दिल दुखा था। उसे एकांश के करीब आने से डर लग रहा था, लेकिन जिस तरह से एकांश उसकी फिक्र कर रहा था, यष्टि को डर लग रहा था कि कहीं उसे एकांश से कोई उम्मीद ना बंध जाए, क्योंकि जब वो एक पल में ही उसकी उम्मीद तोड़ देगा तो वो झेल नहीं पाएगी। सोचकर उसने अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लिया। यष्टि को वॉशरूम जाने की इच्छा हुई तो वो उठने की कोशिश करने लगी। तब उसका सर चकरा गया, लेकिन वो गिरे इससे पहले एकांश ने उसे थाम लिया था। यष्टि ने भी एकांश की शर्ट को पकड़ लिया सहारा लेने के लिए। एकांश की नजरें यष्टि के होठों पर ठहर गई थी, जिनसे वो एक रात पहले एकांश को किस कर रही थी। एकांश के होठ यष्टि के होठों के करीब बढ़ रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के आगे कल की रात की किस वाले सीन ही घूम रहे थे। यष्टि ने एकांश के होठों पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक दिया और हैरान होते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हो? मुझे लगता है जो कहानी आपने कल मुझे सुनाई थी, मैंने आपको किस किया था, वो झूठ थी, क्योंकि अभी आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। यष्टि ने बोला तो एकांश ने उसे सीधे खड़ा कर दिया। एकांश ने बड़े ही डोमिनेटिंग अंदाज में जवाब दिया, अगर मुझे तुम्हें किस करना होता तो तुम मुझे रोक नहीं पाते। एकांश ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो यष्टि उसके इरादों को देखकर घबरा गई। यष्टि एकांश की शर्ट से अपनी पकड़ को ढीला कर देती है और वॉल का सहारा लेते हुए वॉशरूम में चली गई। एकांश ने उसे डोर को अंदर से लॉक नहीं करने दिया था। इधर यष्टि के फोन पर एक कॉल आ रही थी। जब एकांश ने देखा तो ये कॉल उसके भाई शोभित की थी। पहली बार भी एकांश ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन दूसरी बार जब कॉल आई तो एकांश ने कॉल उठा लिया। उधर से यष्टि के भाई की आवाज आई, देव, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लास्ट टाइम जो पैसे सिया दी ने दिए थे वो खत्म हो गए हैं। मुझे मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए फी पे करनी है। उसने इतना ही बोला था कि यष्टि ने आकर एकांश से अपना फोन छीन लिया। उसने अपने भाई से कहा, तेरी आवाज नहीं आ रही है, अब बता क्या चाहिए तुझे, और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बात करते हुए यष्टि वहां से बालकनी में चली गई।
लेकिन एकांश ने उसकी काफी बातें सुन ली थी। एकांश को अब जाकर यष्टि की जिम्मेदारियों का अंदाजा हुआ था। वो असल में अपने लिए जीना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसकी अपनी कोई जिंदगी थी ही नहीं। उसका भाई, श्रेया और इस शादी की जिम्मेदारी। लेकिन उसकी अपनी खुशी किस चीज में थी, वो उसे खुद नहीं पता था। एकांश ने अनुज को फोन किया और उसे यष्टि के भाई का पता लगाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो यष्टि से पूछेगा तो वो बताएगी नहीं। इसलिए उसे अनुज से उसका पता निकलवाना पड़ रहा था। एकांश को अपनी रूट बिहेवियर पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बल्कि अब उसे यष्टि के लिए फिक्र होने लगी थी। एकांश ने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया था, लेकिन यष्टि को इस तरह अकेले जूझते हुए देखकर उसे उसकी केयर करने का मन किया। यष्टि अपने भाई से बात करके अंदर आई। उसने एकांश से आकर गुस्से में कहा, आपको मैनर्स नहीं है क्या? किसी का पर्सनल फोन नहीं उठाते। एकांश ने यष्टि को छेड़ते हुए कहा, तुम तो ऐसे बिगड़ रही हो जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन हो। इस पर यष्टि ने जवाब दिया, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरे पास इन सब के लिए टाइम है। तो दोस्तों,